नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम वैदिक काल में आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसे जानने के लिए ऋग्वेद से इस पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। वैदिक काल का प्रमुख आधार, आर्थिक आधार जो था वो था कृषि। कृषिकालीन काफ़ी उन्नत अवस्था में थी तथा ऋग्वेद में हल तथा बैलों का प्रयोग कृषि के लिए बताया गया है तथा ऋग्वेद में सांड के द्वारा हल खींचने की एवं हल से बनी हुई नालियों में बीज बोने की, दरांती से फसल काटने की, इनका सबका उल्लेख मिलता है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था तथा भूमि की सिंचाई भी की जाती थी। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग ऋतुएं निर्धारित थीं। प्रमुख रूप से एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थीं। उन फसलों में प्रमुख रूप से जौ एवं धान की खेती होती थी। इनके अतिरिक्त मूंग, उड़द आदि को भी उगाया जाता था। फसल मुख्य रूप से वर्षा पर ही आधारित रहती थी, लेकिन वर्षा के अतिरिक्त कुएं, झील, तालाब एवं नालियों से भी सिंचाई करने के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन। आर्यों का पशुपालन के प्रति विशेष रुझान था एवं कृषि के लिए भी पशुपालन आवश्यक माना गया। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई है। पशुओं में गाय का विशिष्ट महत्व था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि गाय खो नहीं जाए, कोई चुरा के नहीं ले जाए। गाय के अतिरिक्त अन्य पशु जैसे घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी, हाथी आदि थे। इस संबंध में इतिहासकार डॉक्टर ए.एल. बाशम ने लिखा है कि आर्यों का आर्थिक जीवन पशुपालन एवं कृषि पर आधारित था। पशुओं की वृद्धि के लिए कृषक ईश्वर से प्रार्थना करते थे तथा यज्ञ आदि की भी व्यवस्था की जाती थी। यज्ञ आदि में पुरोहितों को पशु ही भेंट किए जाते थे। वास्तव में पशु एक प्रकार से सिक्के थे तथा उनके द्वारा ही वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता था। उद्योग। लघु उद्योग ऋग्वैदिक काल में उन्नत अवस्था में थे। कला, कौशल एवं दस्तकारी का भी आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख योगदान था। बढ़ईगिरी को तत्कालीन समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि बढ़ई युद्ध एवं दौड़ की जाती थी पशुओं की, उनके लिए एवं परिवहन के लिए प्रमुख साधनों का निर्माण करता था। धातु के संबंध में ऋग्वेद में आयत शब्द का प्रयोग मिलता है, जो संभवतया
लोहा, तांबा एवं कांसे का प्रयोग रहा होगा। ऋग्वेद में चर्मकार का भी उल्लेख मिलता है, जो कि चमड़े को साफ करके धनुष की डोरियां एवं अन्य सामान बनाते थे। स्त्रियां भी इस युग में अनेक कार्य करती थीं, जैसे कि कपड़ा बुनना, सिलाई करना, घास से चटाई बनाना इत्यादि। आर्थिक विषय के संबंध में इतिहासकार डॉक्टर B.M. आप्टे लिखते हैं कि तत्कालीन समाज की उल्लेखनीय बात यह है कि किसी भी कार्य को, किसी भी व्यवसाय को हेय नहीं समझा जाता था, घृणित नहीं समझा जाता था। व्यापार एवं वाणिज्य। वैदिक काल में स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। व्यापार करने वालों को पणि कहा जाता था। व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। इसमें निष्क शब्द का प्रयोग मिलता है। निष्क शब्द के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकार इसको, निष्क शब्द को सोने के लिए प्रयोग बताते हैं, किंतु कुछ इतिहासकार सिक्के एवं मुद्रा बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निष्क शब्द सोने के आभूषण एवं सिक्के दोनों के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। निष्क के अतिरिक्त गाय को भी मूल्य की इकाई माना जाता था। अधिक लाभ के लिए अन्य देशों से भी व्यापार करने का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भुजियु नामक एक व्यक्ति की कथा मिलती है, जिसको अश्विन ने 100 चप्पुओं वाले जहाज से बचाया था। अर्थात उस समय के व्यापार में जहाज़ों का भी प्रयोग होता रहा होगा। इन सब स्रोतों से स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक समाज में व्यापार एवं वाणिज्य समाज का एक प्रमुख अंग था।